Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 13 January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is, dengue fever is caused by the bite of which mosquito? डेंगू फीवर किस मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है? क्यूलेक्स, एनाफ्लीज, मैंसोनिया, एडीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एडीज मॉस्किटो। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसे डेंगू डिजीज हो रखा है। इस पर्सन की बॉडी के अंदर डेंगू वायरस मौजूद है। अब इस पर्सन को किसी मॉस्किटो ने बाइट किया और इसे बाइट करने के कारण इस मॉस्किटो के अंदर ये डेंगू वायरस आ चुका है। फिर ये मच्छर यहां से निकलकर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को जाकर बाइट करता है जिसे डेंगू नहीं है। जैसे ही ये मॉस्किटो इसे बाइट करेगा, इस पर्सन को भी डेंगू का वायरस मिल जाएगा और ये भी डेंगू डिजीज से सफरिंग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एडीज मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है, एक कैरियर के रूप में काम कर रहा है, जो कि हेल्दी पर्सन तक इन्फेक्टेड पर्सन से डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करवा रहा है। डेंगू इज अ वायरल कॉज डिजीज। ऑप्शन बी के अंदर एनाफ्लीज मॉस्किटो के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ नीड्स इज कॉल्ड। हेल्थ की सभी आवश्यकताओं के अनुसार पूरी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? किसी पेशेंट की हेल्थ से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना किस प्रकार की केयर कहलाता है? ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड केयर। ऑप्शन बी, comprehensive care. Option C, holistic care. Option D, evidence based care. Which one is the correct answer? Yes, exactly, आप बिल्कुल सही हैं। Option C is correct here. Holistic care is the right answer. Holistic nursing means providing nursing care for all type of health needs like, नोट कर लीजिएगा, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अगर किसी भी पेशेंट की आप फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड को फुलफिल कर रहे हैं तो इसे आप हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर के रूप में जानते हैं या फिर हॉलिस्टिक केयर के रूप में जानते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, हाउ मच कैलोरीज 1 ग्राम गिव्स। आपको बताना है कि अगर 1 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाए तो उससे कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बताना है,
फैट के बारे में भी बताना है और लिपिड के बारे में भी बताना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछी भी गई है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे टोटल 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। इसके बाद यदि आपसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के उपयोग से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब एग्जामिनर सबसे ज्यादा आपसे फैट के बारे में पूछता है, तो याद रखिएगा, अगर आप 1 ग्राम फैट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मैक्सिमम यानी 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। और इसी प्रकार से लिपिड भी आपसे पूछा जा सकता है, 1 ग्राम लिपिड का इस्तेमाल करने से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी या कैलोरीज किससे मिलती है? फैट से। 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में इक्वल 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे कौन सी कंडीशन हो सकती है? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, पेलेग्रा, बेरी। The right answer is ऑप्शन बी। अगर छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे होने वाली कंडीशन है रिकेट्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट पर्सन में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे कौन सा डिजीज हो सकता है, तो आप बताएंगे ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया कंडीशन को हम मिल्कमैन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी को आप सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज टाइम ऑफ आरबीसी इज। रेड ब्लड कार्पसल्स को कितने दिनों तक हम ब्लड बैंक में स्टोर कर सकते हैं? 40 to 45 days, 35 to 42 days, 38 to 45 days, 30 to 40 days। The right answer is ऑप्शन बी। आरबीसी का स्टोरेज टाइम है 35 से 42 डेज का। आरबीसी को हम ब्लड बैंक में 35 से 42 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आरबीसी से कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, आइए वन बाय वन इन सभी को जान लें। आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण आरबीसी रेड होती हैं और आरबीसी की प्रेजेंस के कारण ही ब्लड भी रेड कलर का होता है। आरबीसी का टोटल काउंट आपसे पूछा जा सकता है। आरबीसी का कुल काउंट होता है 4 to 6 मिलियन पर mm³। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। आरबीसी के जीवन काल कितने समय का होता है ये पूछा जा सकता है। अडल्ट के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिनों का होता है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आरबीसी 80 डेज तक जीवित रहती हैं। आरबीसी का व्यास यानी डायमीटर या इसकी चौड़ाई साइज कह दीजिए, ये 7.2 माइक्रोन होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। आरबीसी से ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज नीडेड। किसी वुमेन को प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी या एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। नॉर्मली वुमेन को देखा जाए तो 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो कितनी और एक्स्ट्रा कैलोरीज उसे दी जानी चाहिए? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को 300 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। और अगर वुमेन लैक्टेशन पीरियड में है, यानी बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो इस समय टोटल 500 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड में अराउंड 2300 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे चाहिए होगी, और लैक्टेशनल मदर को टोटल 2500 किलो कैलोरी टोटल एनर्जी चाहिए होगी। टेक स्क्रीनशॉट और नोट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल bluish white spots on a red base occur on the inner surface of the cheek during the prodromal period are the clinical features of which disease? सिंपल शब्दों में आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस डिजीज का नाम बताएं जिसकी प्रोड्रोमल पीरियड स्टेज के अंदर चीक के चीक एरिया में, यानी कि गालों के अंदर इनर सरफेस पर स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट्स विथ रेड बेस देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, उस डिजीज का नाम बताना है आपको जिसमें सफरिंग पर्सन के गालों पर अंदर की तरफ, यानी बकल म्यूकोसा में नीले और सफेद दाने जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका बेस लाल रंग का होता है। क्या ये डिजीज रूबियोला है, रूबेला है, रोसोला है या पर्टुसिस है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर राजस्थान CHO एग्जाम। यस, आप बिल्कुल सही हैं। इट इज कॉल्ड रूबियला। यहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज बनाता है, लेकिन वो सिंपली आपसे कॉप्लिक स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है। अब आप इस चीज को इजीली बता पाएंगे। कॉप्लिक स्पोर्ट, कॉप्लिक स्पोर्ट क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को मीजल्स डिजीज हो, मीजल्स डिजीज हो, मीजल्स डिजीज को ही आप रूबियोला डिजीज के नाम से जानते हैं। मीजल्स डिजीज की प्रोड्रोमल फेज में, यानी शुरुआती स्टेज के अंदर पर्सन के बक्कल म्यूकोसा में, यानी माउथ के अंदर की तरफ नीले सफेद दाने हो जाते हैं जिनका बेस रेड होता है। और ये क्वेश्चन प्रीवियसली कई बार पूछा गया है, इसे जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डायरिया विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट शुड बी डन? अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाए, दस्त हो जाए, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसमें से कौन सा सब्सटेंस या एज अ सप्लीमेंट दिया जाता है? आयरन, आयोडीन, जिंक या कैल्शियम? यस, एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। WHO ने कहा है कि अगर किसी क्लाइंट को दस्त होते हैं, डायरिया होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS के साथ जिंक टैबलेट्स या जिंक सप्लीमेंट देना आवश्यक है। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसे
1 लीटर पानी में मिक्स कर कर तैयार किया जाता है और इसे 24 आवर्स के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा इसे नहीं रखना चाहिए। अगर आपने ओआरएस सॉल्यूशन बनाकर रखा और 24 घंटे तक इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो फिर इसे 24 घंटे बाद यूज़ ना करें, इसे डिस्कार्ड करके नया सॉल्यूशन बनाएं और जिंक सप्लीमेंट यहाँ पर देना आवश्यक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following clinical manifestation is seen when uric acid crystals accumulate in the joints, most commonly into the big toe? अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स उसके अंगूठों में जाकर इकट्ठा हो जाएं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पोडेग्रा, पैम्फिगस, पैनस, परफ्यूजन। The right answer is ऑप्शन सी। इस कंडीशन को हम पेनस कंडीशन का नाम देते हैं। देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में किसी भी कारण से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन हाइपर यूरिसीमिया कहलाती है। यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने के कारण ये बॉडी से प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता और ये हमारे शरीर के स्मॉल जॉइंट्स में, बिग जॉइंट्स में जाकर इकट्ठा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है और ये कंडीशन पेनस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज में जन्म के बाद विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनमें ब्लीडिंग के रिस्क को कम किया जा सके, ब्लीडिंग से उन्हें बचाया जा सके। अब आपको बताना है कि अगर बच्चे का जन्म प्री टर्म हुआ है, यानी 37 वीक्स कंप्लीट होने से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया है, तो इस सिचुएशन में कितना विटामिन के आप लगाएंगे? यस, एग्जैक्टली 0.5 mg। और याद रखिएगा, विटामिन के को हम हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट से लगाते हैं और ये बच्चे के थाइस पर लगाया जाएगा, वेस्टिस लैटरलिस मसल्स में। अगर बच्चे का जन्म अब 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स के बीच में हुआ है, यानी बच्चा टर्म पीरियड पर जन्म लिया है, टर्म प्रेगनेंसी है, तो इस सिचुएशन में कितना विटामिन के का डोज लगाया जाएगा? एक्सीलेंट गाइस, यहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं, 1 mg का। अगर बच्चा प्री टर्म है तो 0.5 mg विटामिन के लगाएं और अगर टर्म बेबी है तो 1 mg विटामिन के लगाएंगे। अब आपको बताना है कि विटामिन के द्वारा कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। विटामिन के आपके लीवर में जाकर क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण करता है। वो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं? यस, एग्जैक्टली, इसे भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10, ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स कुल संख्या में 13 होते हैं और इनमें से अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद ना हो तो क्लॉट नहीं बन पाएगा और पर्सन के अंदर ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ता जाएगा। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following groups of anti-tubercular agent includes first line agents? इनमें से कौन सा ऑप्शन टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली फर्स्ट लाइन ड्रग में इंक्लूड किया जाता है? फिर से समझिएगा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में बताई गई सभी मेडिसिन टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन एजेंट्स या फर्स्ट लाइन ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं?
ऑप्शन ए INH, PZA, RIF, ऑप्शन बी SM, PAS, INH, ऑप्शन सी EMB, PAS, INH, ऑप्शन डी INH, साइक्लोसेरिन, RIF। अगर आप राजस्थान एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाएं। राजस्थान CHO में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। The right answer of this question is option A, INH, PZA and RIF। ये तीनों ही ड्रग्स टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली फर्स्ट लाइन एजेंट हैं। आइए टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली सभी फर्स्ट लाइन ड्रग्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक या वर्ड याद रखेंगे जिससे कि आप इन्हें इजीली रिकॉल कर सकें। वर्ड है RIPES, राइप्स। राइप्स वर्ड टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग्स को डिनोट करेगा। यहां पर R का मतलब है रिफैम्सिन और रिफैम्सिन ड्रग को हम RIF से डिनोट करते हैं। सेकेंड आता है I स्टैंड्स फॉर आइसोनियाजिड और इसे INH शॉर्ट में लिखा जाता है। थर्ड आता है P जिसे पायरेजिनेमाइड कहते हैं और इसे शॉर्ट में PZA द्वारा लिखा जाता है। E स्टैंड्स फॉर इथाम्ब्यूटोल जिसे EMB द्वारा शॉर्ट में बताते हैं। फाइनली S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसे शॉर्ट में SM द्वारा डिनोट किया जाता है। तो याद रखिएगा टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में 5 ड्रग्स हैं जो कि फर्स्ट लाइन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। मेरे साथ रिपीट करिएगा, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरेजिनेमाइड, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। डेफिनेटली ये स्लाइड, ये पॉइंट आपको याद करना है और यहां से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। एक चीज और नोट करिएगा, यहां पर जो शुरुआती 4 मेडिसिन हैं, रिफैम्सिन, आइसोनियाजिड, पायरेजिनेमाइड और इथाम्ब्यूटोल, ये चारों की चारों ओरल रूट से दी जाती हैं, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन टीबी ट्रीटमेंट में दोनों ही जगह इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। रिफैम्पिसिन मेडिसिन जिन पेशेंट्स को दी जाती है उनमें बॉडी सिक्रीशंस रेड या ऑरेंज कलर में डिस्कलर हो जाता है, यानी रिफैम्पिसिन मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट में यूरिन का कलर ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है। इसके अलावा इथाम्ब्यूटोल जो ड्रग है वो आइस में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग 8th क्रेनियल नर्व में टॉक्सिसिटी कर सकती है और इसके कारण हियरिंग इंपेयरमेंट यानी कम सुनाई देनी जैसी कंडीशन हो सकती है। रिफैम्सिन, आइसोनियाजिड, पायरेजिनेमाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सभी बैक्टीरियोसीडल कैटेगरी की ड्रग हैं, यानी कि इन ड्रग्स को लेने पर बैक्टीरिया किल हो जाता है, जबकि इथाम्ब्यूटोल बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती बल्कि उनकी ग्रोथ को कम कर देती है। बैक्टीरियोसीडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन, ये सभी चीजें यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द बॉडी इज। हमारे शरीर में
सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रिशन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर वाटर? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर परसेंट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट के अंदर टोटल बॉडी वेट का कितना वाटर होता है तो आप बताएंगे 60%। और वहीं ओल्ड एज पर्सन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 55%। और वहीं इन्फेंट्स के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे उनके टोटल वजन का 80% पानी के कारण, फ्लूइड के कारण होता है। और इन्फेंट फिटस के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 90% जो है फ्लूइड के कारण उनका वेट होता है, वाटर के कारण उनका बॉडी वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the most common complications of myocardial infarction is। इनमें से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? हाइपोकैलीमिया, एनाफाइलैक्टिक शॉक, कार्डियक डिसरिथमियास, कार्डियक एनलार्जमेंट। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसे आप हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, इस कंडीशन में सबसे ज्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्डियक डिसरिथमिया। कार्डियक डिसरिथमिया शब्द का सिंपल मतलब होता है हार्ट में रिदम का डिस्टरबेंस होना। हार्ट जिस रिदम में, जिस लय ताल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाए, या तो वो बहुत तेजी से धड़कने लग जाए, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगे, या बहुत ही धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो, तो ये कंडीशन डिसरिथमिया कहलाती है। हार्ट की रिदम में आया डिस्टरबेंस जिससे कि हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, कार्डियक डिसरिथमिया कहलाता है। और हार्ट अटैक आने पर ये कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा, या फिर इसे आप इस प्रकार से नोट करिएगा कि अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक आया है तो उनमें से 80% यानी 80 लोगों को रिदम डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, इट इज अ मोस्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट अ पर्सन feels when he or she gets myocardial infarction or heart attack। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर कार्डियक शॉक, हार्ट फेलियर, पैपिलरी मसल डिस्फंक्शन, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ड्रेसलर सिंड्रोम जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कार्डियक डिसरिथमिया। अगर ड्रेसलर सिंड्रोम का नाम जैसे कि यहाँ आया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ड्रेसलर सिंड्रोम होता क्या है। नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप सीएच नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हेडिंग डाल दीजिएगा ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है पहले समझ लीजिएगा। अगर किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के बाद उसके अंदर यदि ये 4 फाइंडिंग्स देखने को मिले तो हम ये मानेंगे कि क्लाइंट को ड्रेसलर सिंड्रोम हो चुका है। पहली कंडीशन प्लूराइटिक चेस्ट पेन। हार्ट अटैक आने के बाद अगर क्लाइंट को चेस्ट पेन हो, पेरिकार्डाइटिस हो, यानी हार्ट के आसपास फ्लूइड इकट्ठा हो चुका हो, फीवर आ गया हो,
और ल्यूकोसाइटोसिस हो, ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBC काउंट इंक्रीज होने लग जाए, तो हम कह सकते हैं क्लाइंट को ड्रेसलर सिंड्रोम हो चुका है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर क्लाइंट में हार्ट अटैक आने के बाद प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो, पेरिकार्डाइटिस हो, फीवर हो और ल्यूकोसाइटोसिस हो, तो हम कहेंगे कि क्लाइंट को ड्रेसलर सिंड्रोम हो चुका है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया, कंजक्टिवल ज़ीरोसिस, बाइटॉट स्पॉट्स, केराटोमलेशिया या फिर ये सभी? अपकमिंग स्टेट लेवल और CHO लाइक एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा भी गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन F, ऑल। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे ये सभी डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं। आइए विटामिन ए से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए के यदि केमिकल नेम के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे रेटिनॉल। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन ए की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो आई प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा हमारी आईज प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी होने पर सबसे पहला सिम्टम कौन सा देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे ज़ीरोफ्थैल्मिया, ज़ीरोफ्थैल्मिया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला साइन विटामिन ए की कमी होने पर कौन सा देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे कंजक्टिवल ज़ीरोसिस, कंजक्टिवल ज़ीरोसिस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पूछे जा सकते हैं, विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स, विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स यदि पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे फिश लीवर ऑयल। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए का बेस्ट सोर्स तो बताएंगे कैरेट। रिचेस्ट सोर्स है फिश लीवर ऑयल, बेस्ट सोर्स है कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज। लेप्रोसी डिजीज को हम और किस नाम से भी जानते हैं? क्रॉन्स डिजीज, स्लिम्स डिजीज, हैंसन्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हैंसन्स डिजीज। लेप्रोसी डिजीज को हैंसन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रोसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेप्रोसी डिजीज, जिसे हिंदी में आप कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक बैक्टीरिया है और इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रोसी डिजीज के अंदर स्किन, आईज और नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेप्रोसी डिजीज होने पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम डेप्सोन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डेप्सोन ड्रग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी कंडीशन। लेप्रोसी डिजीज को हम सोशल स्टिग्मा डिजीज के रूप में भी जानते हैं, यानी कि इसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, कलंक के रूप में देखा जाता है। ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन बी में स्लिम्स डिजीज दिया गया था, तो स्लिम्स डिजीज का मतलब है एड्स या HIV इंफेक्शन।
अगर किसी क्लाइंट को HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो इस वायरस से इन्फेक्शन होने के कुछ समय बाद उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और पर्सन में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कंडीशन एड्स डिजीज कहलाती है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस डिजीज के होने पर पर्सन बहुत ही ज्यादा थिन हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है। इसी कारण से इसे स्लिम्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, prophylactic vitamin A dose administered to 9 months old infant is। किसी 9 महीने की उम्र के बच्चे को प्रोफाइलैक्टिकली विटामिन ए की कितनी डोज दी जाती है? प्रोफाइलैक्टिक डोज का मतलब होता है किसी भी डिजीज कंडीशन के होने से पहले उसकी प्रिवेंशन हेतु दी जाने वाली डोज। आपके ऑप्शंस हैं 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, बच्चे को 9 मंथ्स की एज पर मीजल्स वैक्सीन लगवाने के लिए हॉस्पिटल बुलाया जाता है और उसी दौरान आप विटामिन ए की डोज को एडमिनिस्टर करते हैं और ये ओरल रूट से दिया जाता है। अगर बच्चे को आप 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ड्रग देना चाहते हैं, विटामिन ए देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 1 ml ड्रग इसे देनी होगी। इसके बाद याद रखिएगा, विटामिन ए की जितनी भी डोजेस दी जाएंगी सभी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होंगी या फिर 2 ml की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस इज। माइस्थेनिया ग्रेविस होने पर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी मानी जाती है? एड्रिनलिन, एट्रोपिन, नियोस्टिकमाइन, मॉर्फिन। Which medicine is used as a drug of choice in myasthenia gravis condition? Important question. The right answer is option 3, neostigmine. माइस्थेनिया ग्रेविस वह कंडीशन है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज होने पर किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है, तो आप बता सकते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कमी हो जाती है और इसकी कमी के कारण इंपल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक एक स्पीड से नहीं पहुंच पाते या कई बार बिल्कुल ही ट्रांसमिट नहीं हो पाते, जिसके कारण पर्सन चाहकर भी अपनी बॉडी की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता। ब्रेन ने इंपल्स दिया, सिग्नल दिया कि हाथ को उठाना है या पलकों को खोलना है, लेकिन अब ये मैसेज ब्रेन से न्यूरॉन के थ्रू होता हुआ पलकों तक जाता है, आइस तक जाता है, लेकिन उस जगह पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन नहीं है। इसके कारण अब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नहीं जा पा रहा, बीच में ही रुक जाता है, जिसके कारण पर्सन चाहकर भी अपनी पलकों को ऊपर नहीं उठा पाता, आंखों को नहीं खोल पाता। ये कंडीशन माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलती है। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है कि मोस्ट कॉमन और अर्ली सिम्टम माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन में कौन सा होता है, तो आप बताएंगे पर्टोसिस।
यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन होने पर सबसे पहले पर्सन में पटोसिस फाइंडिंग देखने को मिलती है। और पटोसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, यानी पर्सन की आंखों के पलकें अपने आप नीचे गिर जाती हैं, आईज क्लोज हो जाती हैं और वो चाहकर भी अपनी आईज को ओपन नहीं कर पाता, पलकों को खोल नहीं पाता। ये कंडीशन पिटोसिस है। होपफुली दिस इज क्लियर। एक बार फिर से देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है और इसकी कमी के कारण इंपल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नहीं पहुंच पाते या बहुत धीमे पहुंचते हैं, जिसके कारण पर्सन चाहकर भी बॉडी की एक्टिविटी को पूरा नहीं कर पाता। और माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन होने पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा पटोसिस फाइंडिंग देखने को मिलती है। पटोसिस इज अ ड्रॉपलिंग ऑफ आईलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which deficiency disease is also known as rice eaters disease? इनमें से किस डिजीज को आप राइस ईटर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं? बेरी बेरी, स्क्रैवी, रिकेट्स, पेलेग्रा। राइस ईटर्स डिजीज। The right answer is option 1, बेरी बेरी। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन B1, जिसे आप थायमीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन टाइप है, इसकी कमी हो जाए तो उसे हम बेरी बेरी डिजीज के नाम से जानते हैं। या यूं कह सकते हैं आप, बेरी बेरी डिजीज को ही राइस ईटर्स डिजीज के रूप में जाना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को बेरी बेरी डिजीज होती है यानी विटामिन B1 की कमी होती है, तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 2 में बताए स्क्रैवी डिजीज की। ये आपके विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली डिजीज कंडीशन है। ऑप्शन 3 के अंदर रिकेट्स दिया गया है, जो कि विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर होने वाली डिजीज कंडीशन है। और पेलेग्रा जो है ये विटामिन B3, जिसे आप नियासिन के नाम से जानते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। इस तरह से आप इन चारों पॉइंट्स को याद रखेंगे, अपकमिंग CHO एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास और कंटेंट यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक आदि पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपकी प्रिपरेशन के लिए रेगुलरली MCQs पोस्ट करते रहते हैं। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।